एक सुनसान रोड पे अचानक से एक कार रुकती है। अविक के बगल वाले सीट पे मोनिका सोई थी। अचानक उठती है और कहती है, क्या हुआ? ऐसे क्यों रोका? गाड़ी कुछ खराब हुआ क्या? बिना कुछ बोले अविक गाड़ी के बाहर निकलता है और गाड़ी के पास कुछ चेक करने लगता है। एक लंबी सांस लेने के बाद गाड़ी के पास आता है और मोनिका को कहता है, अरे अचानक से एक बूढ़ी औरत गाड़ी के सामने आ गई थी। ये बोलते हुए अभिक गाड़ी के अंदर बैठता है। बूढ़ी औरत मतलब कुछ हुआ नहीं ना उनको? नहीं यार, कुछ हुआ नहीं। वो काले रंग की कपड़े पहनी थी तो अचानक मुझे लगा कि गाड़ी के सामने आ गई, तो मैंने गाड़ी रोक दिया इसलिए। पर गाड़ी से बाहर निकल के देखा तो कुछ नहीं था। अच्छा, तुम्हारी फोन पे नेटवर्क आ रहा है क्या? मोनिका पर्स से अपना फोन निकालती है और चेक करती है। हाँ है। मैप में देखो तो जरा हम कहाँ हैं। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। मोनिका मैप ओपन कर कर चेक करने लगती है और इधर अविक अपना गाड़ी स्टार्ट करने का कोशिश करता है, पर किसी कारण से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। थोड़ी दूर एक गांव है कुलधारा। उससे 17 किलोमीटर दूर है जैसलमेर। इधर एक आर्टिकल लिखा है कि ये एक हॉन्टेड गांव है। लास्ट कुछ दिनों में 10 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से गला काट के शरीर से पूरा अलग करके मर्डर किया गया है। इसके पीछे एक बूढ़ी या कहे कि एक चुड़ैल का हाथ है। लेकिन काफी लोगों ने एक बच्ची को भी देखा है हाथ में चाकू लेके घूमते हुए। मोनिका अपना बात पूरा कर ही रही थी, उससे पहले ही अविक का कार स्टार्ट हो जाता है। मोनिका अपने फोन पे उस आर्टिकल के बारे में और भी कुछ पढ़ती है। तभी पीछे के सीट से एक बच्ची बोल पड़ती है, मम्मी देखिए ना, एक दादी हमारे कार की ग्लास पे नॉक कर रही है। गाड़ी चल रहा है बेटा, कोई नॉक कैसे कर सकता है? देखो ना मम्मी, उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। तभी अभी कार रोकता है और बाहर निकलकर मोनिका को लेकर भागता है। क्या हुआ? मोनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और दूर रोड के पास कार खड़ी हुई थी। टूटे फूटे कुछ घर के अवशेष भी थे। उस टूटे फूटे घर के अवशेष के पीछे ही दोनों जाके छुपते हैं। अभी ये क्या कर रहे हो? हम भाग क्यों रहे हैं? अरे मैंने उस बूढ़ी औरत को अपनी कार के साथ चलते हुए देखा, ऊपर से कार इतने स्पीड पे थी। क्या वो चुड़ैल थी? और तुमने हमारी बेटी को कार पे छोड़ दिया। रुको, मैं लेके आती हूँ। होश में आओ मोनिका, हमारी कोई बेटी नहीं है। अविक अपना बात खत्म ही कर रहा था, उससे पहले पीछे से एक शैडो अविक के ऊपर आके पड़ता है। जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर खुला आसमान और चांद था। अविक एक बारी से सांस अंदर लेता है और तभी अविक के चेहरे के ऊपर खून का फवारा गिरता है। मोनिका का सर उसके धड़ से अलग हो चुका है और वही बच्ची मोनिका के खून में लथपथ होकर अविक के सामने खड़ी है, हाथ में चाकू पकड़े। और शॉक की वजह से अविक हिल भी नहीं पा रहा था और वो बच्ची धीरे धीरे अविक के पास आ रही थी और अविक के सीट पे वो चाकू से हमला करती है। लेकिन अविक एक पत्थर लेके उस पे ही हमला कर देता है। उसी पत्थर से मार मार के उसका सिर कुचल देता है। अविक जैसे ही खड़ा होता है, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अंकित एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट जिसे एंटीक कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है। उसके कॉलेज के पास ही एक काफ़ी साल पुराना एंटीक शॉप है। उस शॉप में अंकित का जाना आना लगा ही रहता था। इस वजह से शॉप के जो ओनर हैं वो अंकित को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आज फिर से अंकित उस शॉप में गया हुआ था कुछ खरीदने के लिए। शॉप के अंदर कुछ देर बिताने के बाद अंकित की नज़र एक डॉल पे जाके रुकती है। वो डॉल उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इंटरेस्टिंग चॉइस अंकित, लेकिन ये डॉल तुम ना ही लो तो सही रहेगा। पर क्यों अंकल, मुझे तो ये रशियन डॉल काफ़ी अच्छा लगा। तो तुम्हें पता है ये रशियन डॉल है। इस डॉल की जो हिस्ट्री है ना,
वो कुछ अच्छी नहीं है इसीलिए। अंकल, हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, हिस्ट्री तो है, बोलकर अंकित पेमेंट करता है और वो डॉल को अपने साथ घर ले जाता है। उसी रात अंकित सो रहा होता है और हम देख पाते हैं अंकित के स्टडी टेबल के ऊपर वो डॉल रखा हुआ है। मुझे आजाद कर, मौत ही छुटकारा है। अंकित डरा हुआ सहमा हुआ नींद से जागकर अपने चारों तरफ देखता है। उसके बाद उसको यकीन होता है कि ये एक बुरा सपना था। अब अंकित के साथ हर रात यही हादसा होने लगा। अंकित ये सब से परेशान होकर फाइनली डिसाइड करता है आज रात को वो खुद को रिकॉर्ड करेगा अपने फोन से। अंकित अपना फोन चेक करता है। वो देखता है अंकित उस डॉल के सामने बैठा हुआ है और उसके अंदर से एक परछाई निकलती है, जो परछाई उस डॉल के चारों तरफ एक लेयर बना रहा था। ये देखने के बाद अंकित बहुत ज़्यादा डर जाता है। अंकित तभी उस डॉल का एक फ़ोटो क्लिक करता है और ऑनलाइन सर्च करने लगता है उस डॉल के बारे में। कुछ देरों के बाद अंकित को कुछ पुराने आर्टिकल मिलते हैं जहां से अंकित को पता चलता है वो डॉल इससे पहले भी बहुत सारे इंसानों के पास था और जिसके पास ये डॉल था वो सारे मर चुके हैं। अंकित तभी सोच लेता है उसे कुछ हो जाने से पहले इस डॉल को ही अंकित खत्म कर देगा। इस वजह से अंकित एक लाइटर लेता है और लाइटर लेके उस डॉल को जलाने के लिए चला जाता है। अंकित उस डॉल के सामने पहुंचता है। अंकित के एक हाथ में लाइटर और एक हाथ में पेट्रोल का कैन। अंकित जितने जल्दी हो सके उस डॉल को जलाना चाहता है। सिर्फ तू ही मुझे आजाद कर सकता है, जला डाल इस डॉल को, क्या सोच रहा है? अंकित जल्दबाजी में उस डॉल को आग लगा देता है, लेकिन अंकित के जल्दबाजी के चक्कर में आग घर में फैल जाती है और अंकित उस घर से निकल नहीं पाता। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। गैस लीक होने की वजह से एक घर में लगी आग और उस आग में हुआ अंकित शर्मा नाम के लड़के की मौत। बताया जा रहा है अंकित की उम्र 19 साल था और वो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसके पेरेंट्स किसी रिलेटिव के शादी में गए थे। बोला था नूडल्स नहीं बना लेने रहा के था, लिए तभी वो हुआ ये डॉल। हादसा। रात के 11 बज रहे थे और स्नेहा अकेले अपने घर से थोड़ी दूर आई थी सिगरेट पीने के लिए। वैसे तो स्नेहा अभी बेंगलोर के आईटी कंपनी पे काम करती है। वर्क प्रेशर के वजह से ही उसने सिगरेट पीना स्टार्ट किया है और अभी ये उसकी आदत बन गई है। फिलहाल वो अभी अपने घर आई है और डिनर के बाद सिगरेट पीने ही बाहर आई है। वैसे तो उसके घर के पास काफी सारी दुकानें हैं, लेकिन जैसे हर छोटे शहरों पे होता है, आसपास के सारे लोग स्नेहा और उसके घर वालों को काफी अच्छे से पहचानते हैं और लोगों के सामने सिगरेट पीना काफी डिसरेस्पेक्ट वाली बात होगी। हालांकि एक अंकल ने तो उसे टोक भी दिया। अरे स्नेहा बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बस अंकल, डिनर के बाद थोड़ा वॉक के लिए निकली हूँ। हाँ हाँ, काफी सही। डिनर के बाद चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। आप कंटिन्यू करो। जी अंकल। ये बोलकर स्नेहा फिर से आगे चलने लगी। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी उसे कोई दुकान नहीं मिल रहा था जहां वो स्मोकिंग कर सके। उसे काफी डर भी लग रहा था अकेले होने का।
तभी उसे थोड़ी दूरी पे बड़े नाले के पास एक दुकान मिलता है, कुछ रामू काका की चाय इस नाम से। शायद वो दुकान बंद ही कर रहे थे। स्नेहा जल्दी से आगे जाती है और सिगरेट मांगती है। रामू काका, एक छोटी गोल्ड फ्लेक देना। क्या सिगरेट बोला आपने? और आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको तो पहली बार मेरे दुकान में देख रहा हूँ। जी काका, लिखा हुआ है ऊपर आपके नाम। वैसे तो मैं बगल वाली टाउन की हूँ, अभी बेंगलोर पे जॉब करती हूँ, इसलिए शायद नहीं देखा होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। ये लो अपना सिगरेट। क्या काम करती हो बेटा आप बेंगलुरु पे? तभी स्नेहा को एक कॉल आती है उसके भाई का। 1 मिनट काका, घर से कॉल है। कोई बात नहीं बेटा, घर के लोग सबसे पहले, आप बात कर लो फिर पैसे देना। स्नेहा थोड़ी दूर आती है और कॉल उठाती। हाँ भाई, बोल। अरे दी, कहाँ हो आप? मम्मी पूछ रही है, काफी रात हो गया ना, अब आ जाओ घर। मैं आ जाऊँ क्या आपको लेने? अरे नहीं, ज्यादा दूर नहीं हूँ, बस रामू काका की दुकान पे मिंट लेने आई हूँ। हैं? किसके दुकान पे? रामू काका। रामू काका? रामू काका वो बड़े नाले के पास वाला? अरे हाँ भाई। ये क्या बोल रही है? वो तो 3 महीने पहले ही मर गया। क्या? रामू काका मर गए? तो वो कौन है जिससे मैं अभी बात कर रही थी? मैं आ रहा हूँ। अमावस की वो काली रात अपने साथ एक अजीब सा सन्नाटा लिए हुए थी। करीब रात के 12 बजने वाले थे। उसी काली रात में जब पूरी दुनिया अपने नींद के आगोश में थी, एक कार तेजी से सन्नाटे को चीरते हुए सुनहरी हेडलाइट के साथ जंगल से गुजर रही थी। गाड़ी में 4 दोस्त थे, अमित, रूपम, राजीव और सुमित। वो सब अमित की बैचलर पार्टी के बाद घर लौट रहे थे। 3 दिन बाद अमित की शादी थी। रूपम, राजीव और सुमित पूरी तरह से नशे में डूबे हुए थे। तभी अचानक अमित ने जोर से ब्रेक मार के गाड़ी को रोका। अबे क्या कर रहा है? क्यों रोकी कार? सामने एक लड़की आ गई थी, बिल्कुल अचानक, जैसे हवा से निकली हो। लड़की का नाम सुनते ही राजीव जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर उसी लड़की को ढूंढने लगता है। उधर रूपम फिर से सो गया और सुमित ने पूछा, तुम्हें कहीं उसे मारा तो नहीं? नहीं यार, कुछ फील नहीं हुआ, बस एक पल के लिए वो दिखी और गायब हो गई। थोड़ी देर बाद राजीव गाड़ी में आकर वापस बैठ गया और बोलने लगा, क्या बकवास है भाई, कोई लड़की नहीं थी, कोई प्रैंक वैंक कर रहा है। कैमरा किधर है? अबे तूने तो पूरा नशा का मजा ही खराब कर दिया, अब सीधा घर चल। कार फिर से चलने लगती है। सुमित आधी आधी बंद हुई आंखों से बाहर के नजारे देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। उन लोगों ने शायद उस चाय की दुकान को थोड़ी देर पहले भी पार किया था और अभी दूसरी बार कैसे पार कर सकता है? तुम लोगों को पता है, काफी सारे लोगों का मानना है इस रास्ते पे छलावा रहता है। अरे यार, तुझे पता है मेरी फटती है भूतों से, फिर भी तू शुरू हो जाता है। नहीं किया था यार कोई प्रैंक? सच में कोई सामने आ गई थी? नहीं यार, सच में काफी लोगों ने इस रास्ते से गुजरते समय उसके चंगुल में फंस चुके हैं। उनका दिमाग वो छलावा इतना खराब कर देती है कि रात भर एक ही रास्ते में वो लोग बार बार घूमने लगते हैं। ठीक सुबह होने से पहले वो लोगों को मार देती है। मार देती है मतलब लड़की है? अरे हाँ, तेरी कहानी हो, लड़की का जिक्र ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे सच में यार, लोगों का कहना है वो एक लाल रंग की साड़ी पहनी होती है और बड़े लंबे बाल है उसके। जो भी हो भाई, तेरी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है, मुझे वो लड़की सामने दिख रही है। हाँ भाई, मुझे भी दिख रही थी और मुझे भी। अबे गाड़ी रुक, वो असली लड़की है। अमित एकदम से ब्रेक मारता है और गाड़ी रुकते ही वो लड़की हेल्प मांगने लगती है। प्लीज मुझे आगे हाईवे पे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, हम छोड़ देंगे, आप अंदर बैठो। अमित मना करता है, ऐसे ही किसी को गाड़ी में नहीं बैठा सकते, चोर हुई तो। राजीव बोलता है, अरे अकेली लड़की है, इतनी रात मदद मांग रही है, सच में उसे मदद चाहिए हो तो आप अंदर बैठो। ये सुनते ही वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। अमित फिर से कार ऑन करके आगे बढ़ने लगता है। राजीव बोल पड़ता है,
तो मैडम, नाम क्या है आपका? और इस जंगल में इतनी रात को? जी, हमारे ऊपर छलावा ने हमला किया था। फिर से वही छलावा की बातें। हम सब शादी से वापस आ रहे थे तो बस थोड़ी देर के लिए बीच जंगल में रुकी क्योंकि कुछ लोगों को टॉयलेट जाना था। जैसे ही बस फिर से चालू हुई, मेरा भाई रमेश अचानक से एक रॉड उठा लेता और बस पे सब पर हमला करने लगता है। चारों तरफ बस खून ही खून था। मैं तो किसी तरह से बच गई, बाकी लोग नहीं बच पाए। उसके थोड़ी देर बाद ही आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हमें छलावों ने पकड़ लिया है। क्या बक रहा है भाई? मतलब कुछ भी। बाहर देखो, इस चाय की दुकान को हमने 20 मिनट पहले ही पार किया है। छलावा ने हम लोगों को पकड़ लिया है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? ये लड़की भी तुम लोगों के साथ मिली हुई है ना? नहीं यार, देख अभी एक उल्टा हुआ पुराना कार आएगा, देखना। जैसा सुमित ने कहा था ठीक वैसा ही एक उल्टा हुआ कार आता है। इससे सारे लोग डर जाते हैं। आप लोगों में से कोई कार से बाहर उतरा था क्या? हाँ, ये राजीव थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। यही है वो छलावा, इसी ने आपके दोस्त को मारा है और उसका भेज लिया है। ये लड़की क्या बक रही है? मैंने ही तुझे लिफ्ट देने के लिए मनाया और तू मुझे ही फंसा रही है। ये लड़की सही कह रही है। ये राजीव भी चला हुआ है। नहीं यार, ये लड़की गलत बोल रही है। ये हमारा राजीव है। मैं गाड़ी रोकता हूँ, इस लड़की को बाहर निकालो। मुझे भी लगता है ये लड़की सही कह रही है। तुझे कैसे पता? तू तो सो रहा था ना? सोया हुआ था, मरा नहीं था। सुमित एक पेन से राजीव के गले पे हमला कर देता है और राजीव तुरंत ही मर जाता है। अमित और रूपम पूरे चौंक गए होते हैं। वो लड़की सुमित पे झपट पड़ती है और कार को फिर से अमित रोकता है। अमित और रूपम कार से निकलकर दो अलग दिशा में भाग जाते हैं। अमित एक पेड़ के पास पहुंचा और अचानक से उसी पेड़ से खून बहने लगा। ये नज़ारा देखकर अमित उधर ही गिर जाता है। उसके पूरे कपड़ों पे और शरीर पे वही खून लगा हुआ था। एकदम अचानक से वही छलावा उसके सामने रूपम का कटा हुआ सर फेंक देता है। अमित डरते हुए उससे रहम की भीख मांगता है। मुझे माफ कर दो। मैंने भी उन तीनों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उन तीनों ने मिलके मुझे मारा था। और तू ही था ना जो आखिर में आया था और मेरे लाश को इसी पेड़ के नीचे दफनाने के लिए बोला था। तब भी मैं जिंदा थी और तुम चारों ने मिलकर मुझे जिंदा दफना दिया था। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं थी। मैं बस उनको बचा रहा था। मुझे पता नहीं था कि तुम जिंदा हो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। 3 दिन बाद मेरी शादी है। मेरी जिंदगी खत्म करके तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। ये बोलते हुए वो छलावा अमित को बीच में से 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। आतिफ और रूबीना दोनों दोस्त अमित के बर्थडे पार्टी से घर वापस आ रहे थे। दोनों चलते हुए रूबीना के घर के सामने पहुंचते हैं। आतिफ, घर के अंदर चलो ना। मेरी माँ घर पे अकेली है तो मैं नहीं रुक सकता। ये बोलकर आतिफ घर के तरफ चला जाता है। आतिफ अपने घर पहुंचता है, देखता है घर में पूरा अंधेरा है, कोई भी लाइट्स ऑन नहीं है। उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी माँ घर पे ही थी। वो अंदर जाता है और अपने माँ को आवाज देता है। माँ अपने मम्मी के रूम के सामने खड़े होकर भी आवाज देता है, पर रूम के अंदर से कोई वापस आवाज नहीं देता है। उसे लगता है शायद मम्मी सो रही है। आतिफ फिर से जोर से अपने माँ को आवाज देता है, माँ, लेकिन रूम के अंदर से सब कुछ शांत होता है। इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक से लेकर अपने सांसों की आवाज को वो सुन सकता है। आतिफ को पता नहीं पर क्यों किसी चीज का डर सा लगने लगता है। वो रूम का लाइट भी ऑन नहीं कर पा रहा था क्योंकि लाइट का स्विच रूम के दूसरे कोने में था। लेकिन अपने ही घर में जहां वो बड़ा हुआ, जिसके कोने कोने से वो वाकिफ है, लेकिन आज वो अंदर जाकर लाइट जला नहीं पा रहा था डर के कारण। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसके मुड़ते ही कोई नहीं था उधर। इसकी वजह से आतिफ का डर और भी बढ़ गया। अब तो आतिफ अपना हार्ट बीट भी सुन पा रहा था।
पसीने की वजह से उसके कपड़े भी भीग गए थे, उसका गला भी सूख रहा था। आतिफ अब अपने अंदर थोड़ा हिम्मत लाता है, दीवार पे अपना पीठ लगाकर स्विच बोर्ड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 3-4 स्टेप चलने के बाद उसके पैर के नीचे गीला गीला सा कुछ लगता है। ये क्या है, अंधेरे की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था, शायद पानी होगा। ये सोचकर आतिफ आगे बढ़ता है और लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होने के बाद आतिफ देखता है उसका माँ सोफे के ऊपर सोई हुई है, लेकिन सोफे के पास नीचे फ्लोर पे बस खून ही खून है। आतिफ के पैरों पे वो खून ही था जो उसने पानी सोचा था। ये देखते ही आतिफ जल्दी से सोफे के पास गया और देखा किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी माँ को मार दिया है, जैसे किसी जानवर ने चाकू से उनके ऊपर हमला किया और चाकू उधर ही फेंक दिया है। वो इंसान कैसे इस बेरहमी से किसी को मार सकता है? ये देखकर आतिफ की आंखों में भी आंसू था। तभी उसके पीछे से रुबीना का आवाज आता है, आतिफ रो मत। ये बोलते हुए वो आतिफ को गले लगाती है और बोलती है, तुम अपनी माँ को लेकर काफी टेंशन में रहते थे ना, लो मैंने वो टेंशन ही खत्म कर दिया। मेरे अलावा अब कोई नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में। इसीलिए तो तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने मेरा काम कर दिया है जो मुझे करना था। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।